अवधारणा को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें सभी नागरिक कानून का पालन करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मार्क्सवाद नागरिक समाज की संरचनाओं पर बल देते हैं, जिसके माध्यम से एक वर्ग दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित कर शासन को वैध बनाते हैं। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, या फिर शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए स्वीकार किया, या फिर व्याख्या के प्रतिमानों के लिए प्रस्तावित किया। तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। ऑप्शन ए सही है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक आंदोलन के रूप में 20वीं सदी में उभरा। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन करना और मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन करने को केंद्र बनाया, जिससे यह तथ्य प्राप्त हो सके कि विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है। इस प्रकार व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। व्यवहारवाद राजनीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए इसे मूल निरपेक्ष बनाया तथा इसके अध्ययन में वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाना था, न कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलना। अतः ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शंस परंपरागत दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। व्यवहारवाद को वैज्ञानिकता के साँचे में ढालने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को विभिन्न विषयों से संबंध कर अध्ययन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट, व्यवहारवाद राजनीति विचार का जनक माना जाता है। व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शंस डेविड स्टन को, चार्ल्स मेरियम को, गैब्रियल आमंड को या ग्राहम वालास को। तो डेविड स्टन को नहीं, चार्ल्स मेरियम को व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। चार्ल्स ई मेरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शोध में सम्मिलित करने की बात कही। मेरियम के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय का राजनीति विभाग संचालित किया। 1925 में व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो विश्वविद्यालय से विधिवत सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट, कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? ऑप्शंस कैटलिन, डेविड स्टन, लियो स्ट्रॉस या मेरियम। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक डेविड स्टन है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही अवधारणाओं में योगदान देने का श्रेय डेविड स्टन को है, जबकि वह उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक भी है। व्यवहारवाद को प्रतिपादित करने का श्रेय मेरियम एवं उनके सहयोगियों को दिया जाता है। नेक्स्ट,
इनमें से किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया? तो डेविड स्टर ने दिया। नेक्स्ट, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी विकास उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति वैज्ञानिक डेविड स्टन है। नेक्स्ट, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय जाता है अमेरिका के राजनीतिक विचारकों को। नेक्स्ट, कौन व्यवहारवाद का समर्थक है? तो डेविड स्टन व्यवहारवाद के समर्थक हैं। व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में कहाँ पे हुआ? तो अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं चार्ल्स ई मेरियम। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स ई मेरियम को माना जाता है। नेक्स्ट, किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया? बेंथम, जेएस मिल, टीएच ग्रीन या बारकर? तो मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन जेएस मिल ने किया। जेएस मिल ने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया। मिल का मत है, मताधिकार केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो संपत्तिशाली है और जो राज्य को कम या अधिक मात्रा में कर दे देते हैं। रूसो ने कहा कि प्रभु सत्ता जनता में रहती है, इसका तात्पर्य है मताधिकार प्रत्येक वयस्क को मिलना चाहिए। नेक्स्ट, किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादे, प्रयोजन और प्रेरणा यानी कि इंटेंशन, पर्पज और मोशन से जोड़ा? तो बीएफ स्किनर ने अपने व्यवहारवादी विचारक में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इंटेंशन, पर्पज और मोटिव से जोड़ा था। बीएफ स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी एवं समाजवादी दार्शनिक तथा एक कुशल शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कबूतर एवं चूहे पर अपना प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था तथा अपने शोध के माध्यम से मानवीय स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, प्रयोजन एवं प्रेरणा का महत्वपूर्ण विचार दिया। नेक्स्ट, उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। पहला, प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, कर्मनिष्ठ विज्ञान या फिर सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। तो प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल और कर्मनिष्ठ विज्ञान उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण है, जबकि सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शंस, यह व्यवहारवाद के लिए खतरे के रूप में, व्यवहारवाद के शोध प्रसार के रूप में, या फिर परंपरावादी दृष्टि की समालोचना के रूप में, या फिर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। तो उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में की जा सकती है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के समयानुकूल संशोधन के रूप में अस्तित्व में आया था
अतः न तो यह व्यवहार के लिए खतरा था और न ही व्यवहारवादी शोध को महत्व देता था, और न ही यह पुनः परंपरावादी दृष्टिकोण की स्थापना करता था। इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता है क्या? परंपरागत दृष्टिकोण, राज्य का अध्ययन, ज्ञान का आधार सुधार नहीं है, या फिर यह प्रक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। तो उत्तर व्यवहारवाद यह प्रक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। ऑप्शन डी सही है। व्यवहारवाद बदलती हुई परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसकी जड़ता को समाप्त करने और मूल सापेक्ष तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट यानी निवेश और निर्गम और पुनर्निवेश फीडबैक शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में, राजनीतिक दलों की व्याख्या में, दबाव समूहों की व्याख्या में, या राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। तो ये राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट, आउटपुट और फीडबैक शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए ऑप्शन डी सही है। इनपुट, आउटपुट और फीडबैक शब्दों का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करने हेतु होता है। राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण की देन है। नेक्स्ट, कौन सा डेविड स्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? व्यवस्थाबद्धीकरण, प्रमाणीकरण, प्रासंगिकता का सिद्धांत या समग्रता। तो डेविड स्टन के व्यवहारवादी सिद्धांत का लक्षण नहीं है प्रासंगिकता का सिद्धांत। डेविड स्टन ने अपने लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार तत्वों और लक्ष्यों को प्रस्तुत किया, जो 8 थे, और वो इस प्रकार हैं: नियमन, सत्यापन, तकनीकी पद्धति, प्रमाणीकरण, मूल्य, व्यवस्थाबद्धीकरण, शुद्ध ज्ञान और समग्रता। इसलिए प्रासंगिकता का सिद्धांत नहीं था। नेक्स्ट, व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है किससे? फासीवाद से, प्रत्यक्षवाद से, उपयोगितावाद से या आदर्शवाद से? तो व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है प्रत्यक्षवाद से। तार्किक व अनुभवजन्य प्रत्यक्षवाद से किसी व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त, विश्वस्त और प्रमाणिक यानी रिलेवेंट, रिलायबल और वैलिड मानता है। प्रत्यक्षवाद के समर्थक यह मांग करते हैं कि सामाजिक संबंधों की सामग्री को प्रामाणिक रूप देने के लिए उसे प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के अनुरूप ढालना जरूरी है। इसलिए व्यवहारवादी तार्किक प्रत्यक्षवाद के विशेष रूप से प्रभावित थे। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? डेविड स्टन ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक उपागम को 2 प्रमुख मांगें थीं, प्रासंगिकता और कार्रवाई? व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहार, संप्रेषण सिद्धांत या निर्णय निर्माण सिद्धांत? उत्तर व्यवहारवाद में 2 प्रमुख मांगें थीं, प्रासंगिकता एवं कार्यवाही।
किस एक उपागम की दो मुख्य विशेषता थी, प्रासंगिकता और कार्रवाई? तो ये उत्तर व्यवहारवाद की दो मांगें थी, प्रासंगिकता और कार्रवाई। उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है डेविड स्टन को। नेक्स्ट, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है उपादेयता पर, कृत्यों पर, दोनों पर या किसी पर नहीं। तो उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता और कृत्य दोनों पर ही बल देता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। उत्तर व्यवहारवाद रिलीवेंस और एक्शन दोनों पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवादी की उद्घोषणा डेविड स्टन ने 1969 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया। डेविड स्टन ने कहा कि राजनीति विज्ञान को शोध और अध्यापन को समसामयिक समस्याओं के साथ संगति बैठाना चाहिए तथा साथ ही उसके प्रति कार्यशील भी होना चाहिए, जिससे कि राजनीति शास्त्र को इतना प्रगतिशील बनाया जा सके कि वह किसी भी सामाजिक व राजनीतिक समस्या का समुचित हल प्रस्तुत कर सके। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है? ऑप्शंस, तकनीकी प्रभुत्व को लेकर, पूंजीवादी प्रभुत्व को लेकर, मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व को लेकर या कोई नहीं। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व के आधार पर करती है। फ्रैंकफर्ट स्कूल एक नव मार्क्सवादी दर्शन का स्कूल है जिसे 1930 के दशक में जर्मनी में विकसित किया गया था। हर्बर्ट मार्क्यूजे, एरिक फ्रॉम, यूर्गेन हैबरमास जैसे विचारकों ने पूंजीवादी समाज की आलोचना मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व के आधार पर की है। पूंजीवाद वर्तमान में शिक्षा, संस्कृति और उदार प्रणाली के आधार पर स्वयं को वैध बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका प्रभाव आर्थिक नहीं मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट, किसने कहा राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? तो ये डेविड स्टन का कथन है। 1908 में अमेरिका में व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें स्टन एक मुख्य व्यवहारवादी विचारक है। स्टन ने व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से 1950 के दशक में अपने विचारों की व्याख्या की। उनके अनुसार मूल्यों का संपूर्ण समाज के लिए आवंटन होना चाहिए। यदि यह आवंटन विशेष वर्ग के लिए होता है तो समाज में अशांति एवं अराजकता का वातावरण होगा। अतः समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे सिद्धांत परम आवश्यक हैं। नेक्स्ट, कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है? ऑप्शंस, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक हित के मध्य विभाज्य दीवार। सी, व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। या ऑप्शन डी, सामाजिक हित और कल्याण परंपराओं से आबद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। व्यक्ति के निरपेक्ष अधिकारों की संकल्पना को स्वीकार करते हुए समाज कल्याण सिद्धांत लोक कल्याण के विरुद्ध किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देता है। नेक्स्ट, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेष्ठकर है। यह कथन है बेंथम के सुखवाद से संबंधित, जेएस मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित, अधिकतम हितों के उपयोगितावादी से दर्शन से संबंधित या अधिकतम लोगों की गणतंत्रवादी संख्या से संबंधित।
तो ये कथन जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है। उपयोगितावाद के जनक बेंथम का कथन था कि राज्य को उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम लोगों का अधिकतम हित करना चाहिए। उन्होंने उपयोगिता का महत्व परिणाम के आधार पर बताया, अर्थात यदि कविता पढ़ने तथा कंचे खेलने में समान आनंद आता है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जे.एस. मिल ने इसका खंडन करते हुए इसमें गुणात्मक भेद को स्पष्ट किया और कहा कि एक संतुष्ट सूअर से असंतुष्ट सुकरात का जीवन अच्छा है। इस प्रकार मिल तत्कालीन परिणाम के साथ साथ उसके दीर्घकालीन गुणात्मक महत्व पर ध्यान देता है। नेक्स्ट, किसने लिखा कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है? तो ये मिल ने लिखा। कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? हेगल, ग्रीन, बोसांके या बेंथम? तो जैसा कि हेगल, ग्रीन, बोसांके आदर्शवादी विचारक है, ऑप्शन डी बेंथम आदर्शवादी विचारक नहीं है। नेक्स्ट, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो ये मैकियावेली का कथन है, ऑप्शन ए।